हेलो दोस्तों। सभी लोग जुड़ जाइए और लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए और लोगों के पास तक भी, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। लिंक जो है वो अपना शेयर कर दीजिए आप। लिंक को शेयर कर दीजिए और ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार फिर अच्छा लगता है। जावेद अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं हाल। तो हम केमिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमने कल ली थी, जो लोग जुड़े थे वो सीखा था उन्होंने। और कल हमने कई टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बात की थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, थॉमसन के परमाणु मॉडल की, और बात की थी हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। जो लोग जुड़ गए हैं वो एक बार कमेंट कर दे थोड़ा सा, ताकि हमें पता लगे कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। जी काजल बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके अलावा आज हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम फिलहाल समझ रहे हैं परमाणु की स्ट्रक्चर को, और कल हमने जो बात की थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण हैं, इसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद टॉमसन साहब आए और उन्होंने कहा कि समीर रंगरेज, वेरी गुड, उन्होंने बताया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है दो पार्ट में। किस किस में? एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन में। ये बात किसने बताई? ये बताई हमें जो हमारे थॉमसन थे, जे थॉमसन जिनका नाम था। ठीक है। तीसरे हमारे आए जो थे रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और उन्होंने एक बात और बताई कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। और एक और पॉइंट उन्होंने बताया था। ये सब पॉइंट आपके मयंक कश्यप, जावेद कमांडो, वेरी गुड, शाहवेज अंसारी। तो हम करते हैं एक एक टॉपिक पर डिस्कशंस। कल हमने बात की थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, और मैंने एक चीज़ कहा था आपको, इस चीज़ को ध्यान रखना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जब बात की थी, मैंने एक लाइन आपको दी थी, मगर इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। वो क्या थी? मयंक कश्यप, वेरी गुड। वो लाइन थी आपकी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कल हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट करते रहें, ताकि हमें पता रहे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा लगे पढ़ने पढ़ाने में भी। अब हम बात करते हैं किसकी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ही बात को स्टार्टिंग में रखते हुए कल हमने सीखा था क्या? कि परमाणु जो है, परमाणु जो हमारा होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से मिलकर बना है मेनली। एक उसमें नाभिक है और दूसरा क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन है। नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करेगी। किस तरह की? इस तरह की। ये बीच में हमारा हो जाएगा नाभिक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाभिक, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेंगे नाभिक के चारों ओर।
तो गुड नाइट। वो अभी से सोने की तैयारी ना करें, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें। तो ये जो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इसमें कमी क्या आई कि ये फेल कहाँ हुआ, उस चीज़ को हम समझेंगे बोहर के परमाणु मॉडल के साथ। देखो, आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटों का। पहला क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कुछ इस तरीके से। अब ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर की अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो कैसे, वो इस तरीके से। मैं एक और इसमें ऐड कर लेता हूँ, छोटा सा एक चित्र, एक सर्कल हम और ऐड कर लेते हैं। वो सर्कल हमारा ये रहा। तो ये भी नाभिक के चारों ओर है, देखो बहुत दूर घूम रहा है। और अगर हम इस सर्कल को छोटा कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये पार्ट भी क्या है, ये भी नाभिक के चारों ओर है। दोनों कंडीशन में क्या है, नाभिक के चारों ओर है। तो यही पॉइंट था जहां क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो फेल हुआ। उसका यही पॉइंट था जहां ये फेल हुआ। अब हम पढ़ते हैं बोहर का परमाणु मॉडल और उसी के साथ हम समझेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहाँ फेल हुआ। शाहदाब त्यागी। और बोहर के परमाणु मॉडल के लिए मैं एक चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो चित्र है आपके सामने बोहर के परमाणु मॉडल का, इस तरीके से कुछ। ये था आपका बोहर का परमाणु मॉडल। हेडिंग डाल लेते हैं बोहर। ये कुछ जगह बोर भी लिखा हुआ होगा, तो बोहर और बोहर रिपीट ही किया हुआ है सब कुछ। शाहिद मलिक। तो ये सब हमारे बोहर के परमाणु मॉडल को हम समझते हैं, सब रिपीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझने के लिए। का परमाणु मॉडल। अब देख लीजिए, आप इसको थोड़ा सा समझिए। हमने कल का पॉइंट आपके सामने रिपीट किया है जो हमें डिस्कशन करना था। ये नाभिक था। देखो, बोहर ने क्या बताया, जो रदरफोर्ड ने बताया था उससे अलग बोहर के पास क्या था बताने के लिए। उससे अलग बोहर के पास कुछ चीज़ें थी जिन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पहला पॉइंट था किसका, रदरफोर्ड का। इसने क्या कहा बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोहर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, आपको घूमना है किसी फील्ड में। ये कोई हम फील्ड बना लेते हैं, एक छोटा सा हम फील्ड ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे। ये कोई फील्ड हो गया, ठीक है। और इस फील्ड में कोई क्या है, कोई पिलर खड़ा हुआ है या कोई बारीक सी चीज़ है, ये इसके बीच में है। अब हमें कहा गया है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाना है। तो इसके चारों ओर चाहे हम यहाँ घूम ले या यहाँ घूम ले, रहेगा तो चारों ओर ही। अब इसका मतलब क्या है, ये बात बताई थी देखो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर लगाते हैं। लेकिन ये जो आए बोहर, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूम लेगा, वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा। और निश्चित का मतलब ये है कि उनकी केंद्रक से दूरी जो होती है वो निश्चित होगी।
केंद्रक से दूरी क्या होगी, निश्चित होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कल पर घूमेंगे, ना इसके अंदर घूम सकते और ना इसके बाहर घूम सकते। अगर इसके बाहर घूमेंगे तो फिर इससे बड़ा जो सर्कल होगा उसका डायामीटर अलग होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये बताया किसने, ये बताया बोहर ने। देखो आप इनका चित्र देख रहे हैं, समान दूरियों पर ये कक्षाएं बनी हुई हैं। तो ये बात किसने बताई, बोहर ने बताई कि निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चरथावल के चारों ओर घूमना है, ठीक है, तो चरथावल के चारों ओर तो खेत भी हैं, तो आप खेतों में घूमोगे या आप सड़क पे घूमोगे, तो घूमा जाएगा सड़क से। तो सड़क वहाँ क्या होंगी, वृत्ताकार कक्षाएं होंगी, क्योंकि अगर गोल होंगी तो वे क्या होंगी, वृत्ताकार कक्षाएं होंगी। ये बात किसने बताई, बोहर ने बताई। आप उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, ये निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को क्वांटम संख्या के आधार पर 1, 2, 3 आदि इस तरीके से नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट इनका क्या था, तीसरा पॉइंट था करिश्मा, वेरी गुड। इनका तीसरा पॉइंट था कि जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो कहाँ घूमते हैं, वो उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे तीसरा पॉइंट, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा तीसरा नंबर। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, तीसरे नंबर के बाद इन्होंने बताया कि पहला तो ये था, यहाँ से अब अगर हम इस परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कंपेयर करें, उसके साथ देखें, तो हमें एक चीज़ पता चलेगी, एक तो परमाणु वाली और दूसरी हमें पता चलेगी किस चीज़ की, कक्षाओं की। तो कक्षाएं जो थी रदरफोर्ड बोहर के आधार पर कक्षाओं के नाम थे फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, या इन्हें हमने नाम दिए KLMN। तीसरा, जो ऊर्जा थी, जो कक्षा नाभिक के पास होती है उसकी ऊर्जा का मान तो होता है कम, और जो कक्षा नाभिक से दूर होती है उसकी ऊर्जा का मान होता है अधिक। शादाब त्यागी, वेरी गुड। आपस में बात ज़्यादा ना करें, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें फिलहाल। फोर्थ हमारी क्या थी कि नाभिक के पास जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक के पास जो कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है, और जो दूर होती है उनकी क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट हुए यहाँ से। पांचवा पॉइंट आप खुद लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास चक्कर लगाते हैं,
इसका मतलब ये है कि उनकी ऊर्जा कम कक्षा वाली कक्षा में वो चक्कर लगा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चक्कर लगाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है। तो यहाँ से हमारी एक चीज़ निकल कर आई, जो क्या थी, जो थी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसी भी तरीके से, तो वे उछलकर नई कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो वे उछलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, नई कक्षा में पहुंच जाते हैं। और जब ऊर्जा रिलीज करते हैं, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो फिर वो नीचे की कक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये था हमारा बोहर का परमाणु मॉडल। यहाँ से हमने सारे परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद हमें पता चलता है परमाणु का। अब हमें पता चलता है परमाणु क्या है। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया डाल्टन को, तो तब परमाणु क्या था, परमाणु वह कण है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। ये बात किसने बताई थी, ये बताई थी डाल्टन ने। परमाणु वह कण है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, तोड़ा जा सकता। लेकिन रदरफोर्ड और बोहर का परमाणु मॉडल समझने के बाद हम कह सकते हैं कि परमाणु वह छोटा कण है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है परमाणु के लिए। परमाणु वह छोटा कण है, छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा वह न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, वह न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये बात किसकी है, ये अब हमारी इलेक्ट्रॉन की, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिनेशन है जो हमने सीखी है 3 परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद। सॉरी, परमाणु की हमारी डेफिनेशन है। तो अगर अब पूछा जाए कि परमाणु क्या है, तो परमाणु वह छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब हम परमाणु की स्ट्रक्चर को समझते हैं कि परमाणु की स्ट्रक्चर होती कैसी है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, ठीक है। परमाणु की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और इसी के साथ साथ कौन होंगे, और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो हम इन सब चीज़ों को एक साथ समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर रखते हैं, एक फोटो रखते हैं। अब कुछ लोग समझेंगे कि जी पिक्चर का मतलब तो फिल्म रख देंगे सर जी, ऐसा नहीं है। हम एक पिक्चर ये रख लेते हैं यहाँ पर। तो परमाणु कुछ इस तरह की संरचना होती है और ये जो आपका लाल पार्ट है ये होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक होता है और 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाभिक में एक तो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन और दूसरे होते हैं प्लस प्रोटॉन। क्या होते हैं, दूसरे प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे दूसरे पार्ट हैं ये वाले, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो परमाणु कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, 3, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गई परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर। अब इन चीज़ों को हम समझते हैं अलग अलग। सबसे पहला हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पहला क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा कण है जो जिस पर ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है,
ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और कितना ऋण आवेश होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। कितना ऋण आवेश होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ठीक है, साद, अफीफ त्यागी, साक्षी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है? इसके लिए क्या आप कोई बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? माइनस आवेश होता है, शाहिद मलिक, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की। लेकिन यहाँ एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री का ये आप समझ लीजिए ABCD शुरू है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के लिए आप क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन ये लिखी जाती है, परिभाषा ये लिखी जाती है कि किसी परमाणु में उपस्थित किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा परमाणु क्रमांक की परिभाषा। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारा हाइड्रोजन होता है H का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 1। इसका मतलब ये हुआ H पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H पर 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। या प्रोटॉन की संख्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है? एक ही प्रोटॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, एक ही प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। दूसरा हमारा जो होता है कृष्णा, वेरी गुड। दूसरा हमारा होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ये यहां तक आपका क्लियर हुआ? यहां तक आपका क्लियर हुआ सब कुछ? आप बताइए, या कोई डाउट है? एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या कोई डाउट है? परमाणु क्रमांक आपका हो गया। किसी भी चीज़ का परमाणु क्रमांक हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी? सोडियम की हम बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 11 ही प्रोटॉन होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस का आवेश। अब 11 इलेक्ट्रॉन हुए तो 11 माइनस हुए और 11 प्रोटॉन हुए तो 11 प्लस हुए। इसलिए ये माइनस प्लस इक्वल रहने की वजह से परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। ये बात समझ में आई? ये बात हो गई परमाणु की। अब यहां से हम समझते हैं आयन को। किस चीज को समझते हैं? आयन को। आयन क्या होते हैं?
आयन, आयन वे होते हैं वह परमाणु या परमाणु का वह भाग जिस पर कोई आवेश होता है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। जब हम आयन की बात करते हैं तो आयन पर क्या होता है? हमारा आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा आपको समझ, वह परमाणु जिस पर कोई आवेश होता है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। बिल्कुल परमाणु उदासीन होते हैं, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल राइट, आवेश होता है, आयन कहलाता है। अब ये आयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आयन होते हैं। एक होते हैं ऋण आयन, ऋणायन। दूसरे होते हैं हमारे धनायन, धनायन। देखो क्या होता है ऋणायन और धनायन में। हमने बात की है अभी परमाणु की। परमाणु कैसा? उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। यानी कि जैसे हमने बात की क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु पर कितना आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। 17 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। लेकिन क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हो जाती है कितनी? 18। यानी कि माइनस का आवेश कितना हुआ? 18 हो गया। और प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन तो ग्रहण नहीं किया, तो प्रोटॉन की संख्या रहती है कितनी? 17। 18 में से 17 घटेंगे तो आवेश -1 आ जाता है। इसीलिए हम क्लोरीन को Cl- लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसे? Cl- लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है? माइनस लगते ही ये एक ऋण आयन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक ऋण आयन हो जाता है। इसी तरीके से धनायन की जब हम बात करते हैं तो धनायन में क्या होता है? जैसे हमने सोडियम को लिया, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है, यानी कि माइनस हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाएगी कितनी? 10। माइनस के तो रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन जू के तू रहते हैं, तो इसलिए इस पर क्या हो जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। इसीलिए इस पर क्या आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे सोडियम पर क्या हो जाता है? Na पॉजिटिव या +1 चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, तो ये हो गया हमारा ऋणायन का उदाहरण, ये हो गया हमारा धनायन का उदाहरण। ये हमारे आयनों के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं ये आयन बनते क्यों हैं? ये आयन बनते क्यों हैं? तो इन आयन बनने के पीछे एक नियम होता है जिसे हम बोलते हैं अष्टक नियम। कौन सा नियम होता है? एक नियम होता है जिसका नाम क्या है? अष्टक नियम। अष्टक नियम के आधार पर क्या कहा गया है वो एक बार उसे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अधिकांश या इस नियम के अनुसार अधिकतर परमाणु अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हुई? ये हुई अष्टक नियम की।
सभी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होते हैं और परमाणु की कक्षाएं क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा अफबाउ का नियम। किसका नियम? अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम। तो अफबाउ का नियम क्या कहता है इस चीज़ को? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी केमिस्ट्री का। अगर ये आपको पता लग गया तो ये आप ये समझिए केमिस्ट्री पता लग गई। ठीक है, तो यहाँ से अफबाउ का नियम क्या कहता है? अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का क्या है? शब्द है। और इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रचना करना। इसका अर्थ क्या है? रचना करना इसका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अफबाउ का नियम होगा जिसका अर्थ क्या है? रचना करना है। इस नियम को समझने के लिए हम एक चित्र आपको बना के दिखाते हैं। अफबाउ का नियम समझने के लिए देखो, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ 6 7, इसी तरीके से 6 7 8, इसी तरीके से हम एक छोड़ के फिर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से भी एक छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे हम 3 4 5 6, फिर एक छोड़ देंगे और फिर एक ऊपर से छोड़ना है, एक नीचे से छोड़ना है। लास्ट में हम लिखेंगे 4 और 5। अब हमारे 4 उपकक्षक होते हैं। पहला होता है S, दूसरा होता है S होता है, तो हम फर्स्ट लाइन में सब की जगह SS लिखते चले जाएंगे। S S S S S। दूसरा होता है हमारा P, ये P आ जाएगा यहाँ पर साथ। और फिर आता आपका होता है D, तो यहाँ D आ जाएगा। और फिर होता है आपका F, इस तरीके से। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 1s कक्षक में। कौन से कक्षक में? 1s कक्षक में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, आने के बाद यहाँ से बराबर से वापस जाता है 1s के बाद। फिर आता है 2s में। किसमें आता है? 2s में। 2s के बाद फिर वापस जाता है खाली यहाँ पर। 2s के बाद आता है 2p में। ठीक है, किसमें आता है? 2p में। और 2p के बाद कहाँ पहुँचता है? 3s में। 3s के बाद फिर पहुँचता है वापसी में इस तरीके से, और आता है कहाँ? 3p में। 3p के बाद 4s में। 4s के बाद फिर वापस जाएगा इस तरीके से, और यहाँ आएगा 3d में। 3d के बाद 4p में। 4p के बाद 5s में। 5s के बाद फिर वापस जाएगा इस तरीके से होते हुए, बीच से निकलते हुए, और फिर आएगा आपका 4d में। 4d के बाद 5p में। 5p के बाद 6s में, और 6s के बाद कहाँ पहुँचता है? फिर बराबर से निकलते हुए पहुँचता है आपका 4f। 4f के बाद 5d। 5d के बाद 6p। 6p के बाद 7s। 7s के बाद फिर पहुंचता है यहाँ से वापसी में, और फिर 5f। 5f के बाद 6d। 6d के बाद 7p, और 7p के बाद 8s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है। अगर हम इस सीक्वेंस को पढ़कर एक लाइन लिखें तो ये लाइन बनती है 1s। 1s के बाद 2s। 2s के बाद 2p। 2p के बाद 3s। देखो 2p के बाद 3s। 3s के बाद
3p आएगा, 3p के बाद यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो 4s, क्या आएगा 4s, 4s के बाद हमारा क्या आएगा 3d आएगा, 3d के बाद फिर क्या आएगा 4p आएगा, 4p के बाद फिर क्या आएगा 5s आएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो हमारा s कक्षक है, s कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से p कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हमारा sp के बाद d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आते। इसके बाद f कक्षक जो होता है उसमें हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जिसके पास ये चीज़ जिस बंदे पे आ जाएगी वो बहुत सारी केमिस्ट्री की गुण ऑटोमेटिक सीख जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कुछ चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है, आप इतनी बातें कर रहे हैं, जैसे आपको मैं टेक्निकल टीम के थ्रू ब्लॉक करा सकता हूँ, कमेंट आपके रुक सकते हैं। तो आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम लिख लेते हैं कुछ चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे परमाणु क्रमांक 17 Cl हो गया 17, इसके बाद 18 ऑर्गन का होता है 18, और इसके बाद देखो हमारा S हम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा कक्षक आता है? 1s कक्षक आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1s, और 1s में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे? इलेक्ट्रॉन कितने और बचे? शिफा नूर, वेरी गुड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे और 1s2 के बाद 15 इलेक्ट्रॉन और बचे। अब बताइए 15 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे? इतना मैं पानी पीता हूँ, आप बताइए। बिल्कुल 15 इलेक्ट्रॉन बच गए, किस तरीके से भरे जाएंगे? 1s के बाद क्या आएगा? बोलिए 1s के बाद क्या आएगा जी? 1s के बाद हमारा आएगा 2s। कमेंट फास्ट करिए थोड़े से। 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2s2 हमारा हो गया। 15 के बाद 4 चले गए तो 13 बचे। 2s के बाद हमारा क्या आएगा? 2p आएगा। तो हम लिखेंगे 2p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हमने बताया है p में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2p6 हो गया हमारा। ठीक है, 2p6 हो गया। फिर हमारा क्या आएगा? 2p6 के बाद 1s2, 2s2, 2p6 इलेक्ट्रॉन हुए 10। कितने बच रहे हैं? अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। 2p6 के बाद आएगा 3s2। क्या आएगा? 3s2, और 3s2 के बाद आएगा हमारा कितना? 3p5। क्या आएगा? 3p5। अब इन्हें आप जोड़ के देखिए, ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या इनके बराबर हो जाएगी। हम समझना चाह रहे हैं आयन को, हम समझना चाह रहे हैं किसको? आयन को। आयन क्या होते हैं? तो यहाँ से आप क्लोरीन आयन को समझिए। हमने बताया था, देखो 1 वाले कितने हैं? 1 वाले 1 है। 2 वाले कितने हैं? 2 वाले 2 हैं। और 3 वाले कितने हैं? 3 वाले 2 हैं। तो इसमें 1 वाले के इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख लेते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। फिर हमारे 2 वाले जोड़ के लिखते हैं तो 2 इसमें है और 6 इसमें है। 2 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 8। और 3 वाले के जोड़ के लिखते हैं तो 2 इसमें है और 5 इसमें है, तो कितने हो जाएंगे? 7। अब इसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
यानी कि जो अष्टक नियम था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, वो इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरे हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। कब, जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन का क्या है, 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए क्या होगा, जल्दी से लिख के भेजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। कुछ लोग जो है ना भी उनके कमेंट रुक जाएंगे, तो ऐसा ना हो मुझे किसी और के भी कमेंट रोकने पड़े, फिर आप क्वेश्चन पूछने से भी जाते रहें, तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी से भी, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। सबसे पहले देखते हैं कौन लिख के भेजता है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आप, निचले वाला या ऊपरले वाला। आयन क्या है, आयन क्या है इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शाद ने लिखा है 1s2 2s2 1s2 2s2। अलशिफा नूर ने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वेरी गुड, 3p6 आवेगा सर लास्ट में, बिल्कुल राइट है। किसके, ऑर्गन के लास्ट में आएगा 3p6। 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 और 3p6 जोड़ के लिखेंगे। 1 वाले कितने हैं, 1 है। 2 वाले कितने हैं, 2 वाले 2 हैं। और 3 वाले कितने हैं, 2 हैं। तो 2 8 8 ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का लिख के भेजिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या कहना चाहेगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, बोलिए। बिल्कुल शादाब, वेरी गुड, आपने भेजा है लिखकर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक लंबा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए छोड़ रहा हूँ Fe का। Fe का आपको लिख के भेजना है, देखेंगे कौन, मयंक कश्यप, वेरी गुड, आपने लिखकर भेजा है। फालतू कमेंट कोई ना करे, नहीं तो कमेंट आपको टेक्निकल टीम ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 2 8 8, बिल्कुल। मैग्नीशियम का क्या होगा, बोलिए जल्दी से। मैग्नीशियम आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। 4s1 आएगा मैग्नीशियम में, गलत। मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद सही से, अलशिफा नूर गलत हो गया है, सही से बताइए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का और उसके बाद फिर Fe का। ओफो, आधा आधा लिख के भेज रहे हैं बार बार। थ्री एस टू, अरे आप जोड़ के देखिए, देखो मैग्नीशियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन हो गए कितने हमारे, 1s2 2s2 2p6 और फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3s2। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम का, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 1 वाले 1 है, 2 वाले 2 हैं और 3 वाले भी कितने हैं, 2। तो यहाँ से हमारा होगा 2 2 4 कितने हो जाएंगे, 8 2 8 2। अब आयन के लिए इन चीज़ों को समझिए। देखो आयन क्या होते हैं, जिन पर आवेश होता है, और Fe का आपको लिखना है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना है ये बताइए, ये बताइए Fe का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आयन क्या होते हैं, देखो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लास्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसे एक और मिल जाएं तो कितने हो जाएंगे,
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 8 पूरे करने के लिए किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Cl माइनस हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसीलिए इस पर एक माइनस का चार्ज आता है। इसके लास्ट में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना तो किसी से लेता है और ना किसी को देता है। ठीक है, इसका कोई वास्ता मतलब किसी से ये नहीं रखता, अपना करना अपना खाना मजे करने। ठीक है, और हमारा मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम क्या कहता है? मैग्नीशियम हमारा कहता है क्या? मैग्नीशियम पे होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है और यहाँ बच जाते हैं इसके पास 8। तो जब इसके 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे, सॉरी 12 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Mg प्लस प्लस इसे हम शो करते हैं। क्या शो करते हैं? Mg प्लस प्लस। वेरी गुड समीर रंगरेज, 26। Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, राइट बिल्कुल। अफीफ त्यागी, राइट 26 होता है। काजल, राइट बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये हमारे Mg होगा। देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन किसी और को दिए उन पर आता है प्लस चार्ज, यानी कि वे होते हैं धनायन, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए वे होते हैं ऋणायन। अब हम समझ सकते हैं धनायन और ऋणायन को, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही माइनस चार्ज बढ़ेगा। क्या होगा? उतना ही माइनस चार्ज बढ़ेगा। और परमाणु भार 56 होता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आयरन का परमाणु भार 56 होता है, बिल्कुल राइट है। तो ये था हमारा प्लस वाला। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन निकलते हैं थोड़े से, हम उन क्वेश्चन को समझते हैं। हम लिखते हैं Fe2 प्लस, Fe2 प्लस। तो आप मुझे ये बताइए इस Fe2 प्लस का परमाणु क्रमांक कितना होगा? Fe2 प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे बताइए जल्दी से। Fe2 प्लस पर। इसी तरीके से Cu2 प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसी तरीके से हमारे Cu2 प्लस के बाद Fe2 प्लस, Cu2 प्लस, और हम लिख लेते हैं K प्लस। इन पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसी तरीके से O-2 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? Na-3 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N+-3, N-3 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? तो बताइए, आप जल्दी से बताइए, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए। स्लोली, बहुत धीरे से कमेंट कर रहे हैं। शाहिद मलिक ने बताया 26 परमाणु। देखिए, हमारे जो Fe होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 26, लेकिन अगर Fe2 प्लस की हम बात करें तो Fe2 प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें ये बताना है। आंसर बताइए जल्दी से। और प्रोटॉन कितने होंगे? वो किताबें ढूंढने लगे, किताबें नहीं देखनी। Fe2 प्लस 26 होंगे। कौन होंगे 26? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? Fe पर 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये गलत है आपका जो आप कहना चाह रहे हैं। Fe2 प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कॉपर पर 28 होंगे। आप समझे नहीं। देखो, Fe2 प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने? किसी को दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 26 तो परमाणु क्रमांक था ना, तो इलेक्ट्रॉन बचे 24। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 24।
और प्रोटॉन झुके तो होंगे 26 के 26 ही। प्रोटॉन कितने होंगे? 26 ही होंगे। इसी तरीके से हमारे जो कॉपर है, कॉपर पर क्या होगा? 28 परमाणु क्रमांक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए क्योंकि 2 प्लस आ रहे हैं, तो कितने बचेंगे? कॉपर पर कितने बचेंगे? 28 होता है, तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने? 23 कहाँ से बच जाएंगे? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो 29 में से आप 2 घटाएंगे तो 27 बचेंगे। कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जो केतु होंगे 29 ही। प्रोटॉन कितने होंगे? जो केतु 29 ही होंगे। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, 1 प्लस है ना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे और 19 में से घटेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा, अब कमेंट काट काट के सही कमेंट किए जा रहे हैं। अरे सुधर जाओ सुधर जाओ। ओहो, अब 24 इलेक्ट्रॉन अब बचे हैं बहुत देर बाद। और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जो के तो होंगे 19 ही। इसी तरीके से ऑक्सीजन पर बताओ। चलो अच्छा, ऑक्सीजन पर बताइए कितने होंगे? कॉपर पर 26 होंगे, 28। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, निकिल होता है 28। ठीक है, तो यहाँ पर 27 होंगे कॉपर पर, के पर 28, पोटेशियम पर 28 होंगे। और बताइए ऑक्सीजन पर कितने होंगे? ऑक्सीजन पर 8 होंगे। देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? सॉरी 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो हमारा ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन और आके जुड़ गए, तो कितने हुए? 8 और 2 10 हुए। कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन होंगे 8 और इलेक्ट्रॉन होंगे 10। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो परमाणु क्रमांक होने के बाद 3 माइनस है, तो 7 और 3 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? केवल 7 ही होगी। इसी तरीके से Na+ का बता दीजिए कितने होंगे? Na+ पर कितने होंगे? Na+ पर ऑक्सीजन पर 8 10 होंगे। 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, 2 जुड़ जाएंगे। 6 हमारा होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। हम टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। बताइए सोडियम पर कितने होंगे? बिल्कुल 8 और 2 10 हो जाएंगे। सोडियम पर कितने होंगे? जल्दी से बताइए। पोटेशियम पर 18 होंगे, 19 नहीं, 28 नहीं। पोटेशियम पर 18 होंगे। 28 कहाँ से बताया? सही से देखो, नींद में आ गए हो। सोडियम पर बताइए जल्दी से। सोडियम पर कौन बताता है सबसे पहले? सोडियम पर कितने होंगे? शिफा 10 किस पर होंगे? 10 होंगे। Na पर 10 होंगे, बिल्कुल राइट है। और प्रोटॉन कितने होंगे? सोडियम पर प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे बताइए। प्रोटॉन बताइए जल्दी से। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी सोडियम पर? Na पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने होंगे? देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11।
तो प्रोटोनों की संख्या जो कि तू रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, जो कि तू रहने वाली है। अच्छा एक और लिख लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल, Fe3+ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक कितना है, Fe का 26 है भैया, O क्या तो 8 होते हैं। देखो ऑक्सीजन के 8 होते हैं, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के होंगे 8 और यहां भी 8, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा हुआ है, आप इस चीज को समझिए, ऑक्सीजन आयन की बात कर रहे हैं हम, ये तो हो गया ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु पर तो 8 होते हैं, और ऑक्सीजन आयन हो गया, आयन पर जितने माइनस होंगे उतना जुड़ेगा, जितने प्लस होंगे उतना घटेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन झुके तू रहेंगे जितने हमारे परमाणु पर हैं। तो ऑक्सीजन पर कितने होंगे, ऑक्सीजन पर तो 8 ही होंगे, लेकिन ऑक्सीजन आयन पर -2 लगा हुआ है ना, तो इस पर हमारे होंगे कितने, -2 है तो -2 जुड़ जाएंगे और 11 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सॉरी 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और परमाणु जो हमारे प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे, वो 8 ही रहेंगे। अब बात समझ में आई ना, बताओ बात समझ में आई ना, ये ऑक्सीजन आयन में कितने होंगे, 8 होंगे, और परमाणु पर कितने होंगे, आपको परमाणु और आयन में थोड़ा सा आउट हो गया, परमाणु और ये क्या होगा, आयन होगा, ठीक है। तो आयन पर देखो, आयन पर और परमाणु पर थोड़ा सा अंतर होता है, प्रोटॉन 11 होंगे। अच्छा Fe का बताना है आपको, Fe का बताइए जल्दी से, Fe3+ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 3+ है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन होंगे 23, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 23, और प्रोटॉन कितने होंगे, मयंक कश्यप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में आंसर दिया है। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन की संख्या जल्दी बताइए स्पीड से, फिर हम, टाइम हो गया है तो इसे एंड भी करना है। देखो यही वो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो आपको केमिस्ट्री को भारी बनाती है। देखो अगर हम आपको कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए सोडियम का, तो आप एकदम से लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम आ गया, ठीक है। अगर हम कहें सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उसे भी सोडियम की तरह ही लिख देंगे, लेकिन उसका हम 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने किसी को दे दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया है। तो यहाँ Fe पर देखो इलेक्ट्रॉन होंगे 23 और प्रोटॉन होंगे कितने, प्रोटॉन झुका तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे, 26 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 26 प्रोटॉन होंगे। तो बात आपकी समझ में आई ना, ये बात आपकी समझ में आई यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री की। इसी से आपको पता चलता है, आपने क्या कभी सोचा है कि हमारा जो होता है MgCl, जब हम MgCl लिखते हैं तो MgCl2 ही लिखते हैं, या हम जल का फॉर्मूला H2O ही क्यों लिखते हैं, हमने HO क्यों नहीं लिखा या OH क्यों नहीं लिखा जल का फॉर्मूला, ठीक है। ये सब, इन सब क्वेश्चनों के जवाब आपको कल मिलेंगे, समझ गए। आपने क्या कभी सोचा है ना कि H2O को H2O ही क्यों लिखते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है, 9th से 10th से 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सोचा है कि H2O को H2O क्यों लिखते हैं, या फिर आपने सोचा है NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं, NaCl2 क्यों नहीं लिखते, अगर NaCl2 लिख दें तो वो गलत क्यों हो जाता है। तो इन सब को हम कल डिस्कशन करेंगे संयोजकता में। ये जो आपको आज हमने बताया है इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए,
आयनों के आदान प्रदान के कारण, बिल्कुल राइट है जवाब आपका। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल डिस्कशन करेंगे, आयन, संयोजकता और कैसे यौगिक बनते हैं, कैसे यौगिक बनते हैं, परमाणु अणु बनते हैं। तो इसके लिए आप 30 तक के जो परमाणु क्रमांक है उन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए, और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो मेरे पास मैसेज कर सकता है, नंबर होगा। इस तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हैं और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9458 88 53 54। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप सेंड कर दी जाएगी, ये आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, और टाइम टू टाइम हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स हैं जो आपको धीरे धीरे सेंड करते रहेंगे। तो आपको लर्न करने हैं 30 तक के परमाणु क्रमांक, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए। मुझे चाहिए सर जी, अच्छा जी आपको ज़रूर देंगे, बिल्कुल। और किससे चाहिए? और कोई आपका क्वेश्चन हो, इसमें से कोई टॉपिक आपकी समझ में ना आया हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल साहब का एक शायरी हो जाए गुड नाइट होने से पहले। तो अल्लामा इकबाल साहब का एक खूबसूरत सा शायर है, शेर है, बहुत फेमस सा, कि उन्होंने अपने बेटे को सुना कहते हुए कहा था, मेरे जो जहन में आ रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी इरशाद कीजिए जी, मुलायजा फरमाइए आप। देखो एक अल्लामा इकबाल साहब का तो फ़िलहाल याद नहीं, लेकिन आपको मैं मुनव्वर राना साहब का एक शायर सुना देता हूँ। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहाँ लड़कियों की आबरू लूटना एक खेल बन जाए, वहाँ पर एक कबूतर तेरे पाँव में चिट्ठी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। जी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, इसका स्टार्टिंग की लाइन मेरे जहन से निकल रही है। और एक और उन्होंने शायर कहा है, जो हैं मुनव्वर राना साहब, उन्होंने कहा है कि थके हारे बिस्तर में जाके लेट गए, थके हारे बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए,
और तमाम उम्र जो एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र जो एक दूसरे से लड़ते रहे, मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मरे तो बराबर में जाके लेट गए। ये है मुनव्वर राना साहब की शायरी, जो बड़ी अच्छी है। एक उनका एक और शायर याद आ रहा है मेरे, कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, ये मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ठीक है। और आसानी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती हैं, पर ये शहर के बच्चे हैं, ये मिट्टी नहीं खाते। बिल्कुल खुदी को कर बुलंद इतना, ये आप सबके लिए है। गजब सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पढ़ने से ज़्यादा आप शायरी पे ज़्यादा फोकस करते हो। चलो खैर, डेली एक सेशन ऐसा भी रहा करेगा क्लास के बाद का, कि शायरी क्या करेंगे थोड़ी सी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये किसका शायर है? ये अल्लामा इकबाल साहब का शायर है, जो उन्होंने अपने बेटे को मुंतखब करते हुए कहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 7 बजे। लाइव क्लास रहती है बायो की, और इसके बाद 7 के बाद हमारा दूसरा टाइम क्या होता है, 9 बजे से हमारी केमिस्ट्री की क्लास रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, टाइम काफ़ी हो चला है, 10:07 हो चुकी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।